हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको ट्रेन यार्ड से रिलेटेड कुछ अजीब घटनाएं बताने वाला हूं। कुछ घटनाएं मेरे व्यूअर्स द्वारा भेजी गई हैं और कुछ घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हैं, वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये जो पहली घटना मैं आपको बताने वाला हूँ ये मुझे रेडिट से मिली है। ये घटना जिस शख्स के साथ घटी थी उसका नाम एंडी था और अब आगे की घटना मैं आपको एंडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एंडी है। ये घटना मेरे साथ 1990 में घटी थी, जब मैं एक रेल यार्ड के पास अपने दोस्तों के साथ रात में बियर पीने गया था। बहुत ही अजीब घटना थी। जहां पर मेरा घर था वहां से रेल यार्ड करीबन 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। उस वक्त मेरी उम्र करीब 22 या 23 साल की थी। मेरा दोस्त रिचर्ड, मैं और एक और मेरा दोस्त जिसका नाम मेलो था, हम तीनों लोग उसी ट्रेन यार्ड के पास अक्सर जाया करते थे। रात में वहीं पर रुकते थे, बियर पीते थे और खूब टाइम स्पेंड करते थे। रात के करीबन 1-2 बजे तक हमारा वहीं पर ही रहना होता था। हमारे घर वाले इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन फिर भी हम अपनी आदत से मजबूर थे। हम तीनों का घर एक दूसरे के बगल में ही था। बचपन से ही साथ खेले, बड़े हुए और बिगड़े। वैसे तो हम लोग एक दूसरे को बहुत तंग करते थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे। जिस रेल यार्ड पे हम लोग अक्सर जाया करते थे वहाँ पर पुरानी रेल की बोगियाँ खड़ी रहती थी जो कि किसी काम की नहीं थी। ज़्यादातर तो उन बोगियों को डिसमेटल करके स्क्रैप में बेच दिया जाता था। हम कई बार वहाँ पर जाते थे। हमारा हैंग आउट लोकेशन था वो। हमारे अलावा और भी कई लोग होते थे जो वहाँ पर आया करते थे, लेकिन हम उनसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, अपने में ही रहते थे। एक बार की बात है, हम लोग वहीं पर ही बैठे हुए थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। उस वक्त शायद रात के 1 या 2 बज रहे थे। हम तीनों लोग बियर से धुप नशे में थे। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहीं पर बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। उस वक्त जिस रेल की बोगी के पास हम लोग बैठा करते थे वो वहाँ से हटा दी गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी भी हो गई थी और वहाँ पर एक दूसरी रेल की बोगी लाके खड़ी कर दी गई थी। और ये चीज़ वहाँ पर अक्सर हर 1 से 2 हफ्ते में हुआ करती थी। वो जो दूसरी रेल की बोगी वहाँ पर लाके खड़ी की गई थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो डैमेज भी थी। उसके अंदर की सीट्स बुरी तरीके से फटी थी, कांच टूटे हुए थे, सारे टायर्स में जंग लगा हुआ था जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसमें से बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दिनों से उसमें साफ सफाई नहीं हुई है और वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब बोगी थी। उसको वहीं पर ही खड़ा किया हुआ था। शायद वो किसी यूज़ की भी नहीं थी और 1 से 2 हफ्ते बाद उसको भी बाकी पुरानी बोगियों की तरह डिसमेटल करके स्क्रैप में भेज देते। और ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते थे। हम लोग की एक बहुत ही ख़राब आदत थी, हमारे पास स्प्रे पेंट्स भी हुआ करते थे जो कि हम हर बोगी पे अपना नाम या फिर अपने द्वारा बनाए गए एक निशान बना देते थे, जिससे हम लोग ये साबित करते थे कि ये बोगी अब हमारी टेरिटरी है। और यही सब करके हम लोग रात भर मज़े किया करते थे। जब वो नई बोगी आई तो उस पर किसी भी तरीके का कोई भी निशान नहीं था, जिससे हमें ये पता चल गया था कि ये अभी तक किसी और ने नहीं छुई है। तो हम लोग हर बार की तरह उस पर स्प्रे पेंट करने लगे। उस वक्त हमारे पास बस एक काले रंग का ही स्प्रे पेंट बचा हुआ था जिससे हम लोग अपना अपना नाम लिख रहे थे। मेरा जो दोस्त था जिसका नाम रिचर्ड था, उसको बोगी के अंदर बैठने का बहुत शौक था। वो अंदर ही बैठ के चिल्लाया करता था, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इको करती थी और आवाज़ बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और अजीब लगती थी। हमने उसे ये करने के लिए बहुत बार मना किया था, क्योंकि कई बार सिक्योरिटी गार्ड्स उन सब आवाज़ों को सुन के वहाँ पर आ जाया करते थे और इसीलिए हम उसे शांत रहने के लिए बोल रहे थे। हर बार की तरह रिचर्ड इस बात पे उस बोगी के अंदर चला गया। बहुत ज़्यादा बदबू थी,
लेकिन फिर भी पता नहीं वो वहां पर कैसे बैठा हुआ था, लेकिन वो अंदर जाके चुपचाप बैठ गया और चिल्लाया तक नहीं। ये चीज मुझे और मेलो को बहुत ही ज्यादा अजीब लगी। हम रिचर्ड को बाहर से चिढ़ा रहे थे और हम जोर जोर से हंस रहे थे, लेकिन वो वहां पर एकदम पत्थर की मूर्त की तरह जाके बैठ गया, जैसे कि उसके अंदर कोई जान ही ना बची हो, एकदम शांत और चुपचाप। हमें समझ में नहीं आया कि आखिर उसे क्या हुआ, लेकिन फिर मेलो ने और मैंने इस चीज को इग्नोर किया और स्प्रे पेंट लेके बोगी की दूसरी तरफ अपना नाम लिखने लगे। मैंने और मेलो ने अपना नाम लिख लिया था और हम बार बार रिचर्ड को बाहर बुला रहे थे कि वो भी आके अपना नाम लिख ले, लेकिन रिचर्ड बाहर नहीं आ रहा था। उसको अंदर गए हुए 15 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। आज से पहले कभी भी रिचर्ड इतना शांत तो नहीं हुआ, और बियर पीने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ ना कुछ अजीब था। शायद वो हमसे किसी तरीके का कोई मजाक कर रहा था। उस वक्त तो हमें यही लग रहा था। जब मैं और मेलो उस बोगी के अंदर चढ़े तो रिचर्ड वहीं पर ही बैठा हुआ था। मैंने और उसने रिचर्ड को बुलाया, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं उठा, चुपचाप उसी पोजीशन में बैठा हुआ था। हमें थोड़ा सा अजीब लगा और मुझे गुस्सा भी आने लगी। मैं बार बार रिचर्ड को चिल्ला के उठने के लिए बोल रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, वो सामने की तरफ देख रहा था। हाथ से बियर की कैन नीचे गिर के पूरी बियर नीचे फैली हुई थी। शरीर एकदम ठंडा हो चुका था। मैंने पहले इतना ध्यान नहीं दिया था। मैं उसे गालियां दे रहा था और गालियां देते हुए बाहर निकल गया, क्योंकि मुझे लगा कि वो किसी अजीब तरीके का मजाक कर रहा है। लेकिन मेलो वहीं पर ही खड़ा था। उसने कहा कि इससे कुछ हो गया है। फिर मेलो ने रिचर्ड को छुआ। रिचर्ड वहीं पर नीचे गिर गया। उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी। पता नहीं उसे क्या हो गया था। शरीर एकदम बर्फ की तरह ठंडा और पत्थर की तरह सख्त हो गया था, लेकिन उसकी पल्सेस चल रही थी। मेलो ने मुझे चिल्ला के अंदर बुलाया। पहले मुझे भी लगा कि शायद मेलो मजाक कर रहा है, लेकिन फिर जब मुझे थोड़ा सा सीरियस लगा तो मैं भागते हुए रिचर्ड और मेलो के पास गया। रिचर्ड नीचे ट्रेन के जमीन पे पड़ा हुआ था और मैंने जब उसे उठाया तो वह एकदम शांत था, आंखें खुली, एकदम उसी शेप में बैठा हुआ था जैसे कि वो कुर्सी पे बैठा हुआ था। हाथ पैर एकदम ठंडे थे। मैंने उसे कई बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिला। मैं और मेलू किसी तरह उसे बाहर लेकर गए और बाहर ही लेटा दिया। उसके चेहरे पे पानी मारा, वो फिर भी नहीं उठा। पता नहीं उसे क्या हो गया था। तभी हमारी नजर उस ट्रेन की बोगी के अंदर गई। वहां पर कोई बैठा हुआ था। एक काली परछाई थी जो कि वही ट्रेन की बोगी के पास बैठ के हमें देख रही थी। उसने ट्रेन की ग्रिल्स को पकड़ा हुआ था, जैसे कि छोटे बच्चे पकड़ के खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करते हैं। वो वैसे ही हमें देख रही थी। मैंने और मेलो, हम दोनों ने साथ में उसको देखा था। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। कुछ कदम पीछे हट गए। रिचर्ड वहीं पर ही लेटा हुआ था। उसकी आंखें वैसे की वैसे ही खुली हुई थी। वो काली परछाई उसी ट्रेन की खिड़की से बाहर आके हमारे सामने खड़ी हो गई। वो किसी इंसान की काली परछाई थी, क्योंकि वो काली परछाई 2 हाथ 2 पैर साफ साफ उसमें दिखाई दे रहे थे। वो धीरे धीरे रिचर्ड के पास चढ़ के जा रही थी और हम वहीं पर ही थे। डर की वजह से हमारा जो ब्लैक स्प्रे पेंट था वो भी वहीं रिचर्ड के पास ही गिरा हुआ था। उस काली परछाई ने उस स्प्रे पेंट पर लात मारी और वो हमें आके लगी। हम डर की वजह से भाग गए। हम इतना घबराए हुए थे कि हम रिचर्ड के लिए रुके तक नहीं और चिल्लाते हुए मेन स्टेशन की तरफ गए जहां पर गार्ड रहते हैं। हमारे चिल्लाते हुए देखते ही गार्ड भी हमारी तरफ भागते हुए आए। उनके पास टॉर्चेस थी, डंडे थे और वो 3 गार्ड थे। जब उन्होंने देखा कि हम चिल्लाते हुए आ रहे हैं तो उन्होंने तुरंत हमें पकड़ा। मैंने और मेलो ने, हम लोगों ने ड्रिंक कर रखी थी और उन्हें ये साफ साफ पता चल गया था, लेकिन हम डरे भी हुए थे और चिल्ला भी रहे थे। उन्होंने हमसे पूछा कि आखिर क्या हो गया। हमने उन्हें बताया रिचर्ड के बारे में। जब भागते हुए वो सब लोग रिचर्ड के पास गए तो रिचर्ड वहीं पर ही गिरा हुआ था, लेकिन इस बार उसकी आंखें बंद थी। शरीर एकदम नॉर्मल था, जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बस वहीं पर ही सो रहा था। उन तीनों गार्ड्स ने हम तीनों को पकड़ा। रिचर्ड अचानक से उड़ गया, जैसे कि उसे कुछ याद ही नहीं था। रिचर्ड ने पूछा कि आखिर क्या हुआ। मैंने उसे बताया कि तुम बेहोश हो गए थे, और उसके साथ जो कुछ भी हुआ मैंने और मेलो ने उसे बताया। उसे कुछ याद ही नहीं था। उसने कहा कि उसको बस इतना ही याद है कि वो ट्रेन के ऊपर चढ़ा और जाकर उस पर बैठा। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। हमने उस काली परछाई के बारे में भी उसे बताया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चला।
उसने कहा कि वो बस वहाँ पर बैठा हुआ था। उसके बाद वो जब उठा तो वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। फिर उस सिक्योरिटी गार्ड्स ने हम तीनों को मारा और हमसे पूछा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पहले उन्होंने ये समझा कि हम यहाँ पर चोरी करने आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा घर यहीं पास में ही था, लेकिन हम तीनों लोग थोड़े बहुत नशे में भी थे और ये चीज़ उन्हें पता चल गई थी। उन्होंने हमें फाइनल वार्निंग दी और यहाँ पर दोबारा आने के लिए नहीं बोला। हर बार वो हमें पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने हमें पकड़ लिया था। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि वो हमारे पेरेंट्स से इसके बारे में हमारी कंप्लेन ना करें, वरना हम बहुत बुरी प्रॉब्लम में फंसने वाले थे। पहले तो वो लोग पुलिस वालों को बुला के कंप्लेन भी करने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि हमने उन्हें बताया कि हम यहीं पास में ही रहते हैं। वो रात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उस घटना के बाद से मैं, मेलो और रिचर्ड वहाँ पर नहीं गए। वो काली परछाई वहीं पर ही थी। हम दोनों ने सच में उसे देखा था। ये मेरा और मेलो का कोई भी वहम नहीं था। करीबन 2-3 महीने बाद जब वो ट्रेन की बोगी वहाँ से हट गई तो हम दोबारा एक बार रात में वहाँ पर गए, लेकिन उस समय इतनी भी रात नहीं हो रही थी। उस वक्त करीबन 8 या 9 बज रहे थे। लोग अभी भी वहाँ पर आ जा रहे थे। उसी जगह पर गए, लेकिन उस वक्त हमें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो काली परछाई उसी बोगी के साथ आई थी और शायद उसी में ही रहती थी। क्या सच था क्या वहम हमारा, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। इसके बाद से हम लोग वहाँ पर फिर कभी भी नहीं गए और रात में निकलना भी बहुत ही कम कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी ट्रेन यार्ड से रिलेटेड एक पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना एंड्रा नाम की एक लड़की के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको एंड्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एंड्रा है। ये घटना मेरे साथ 2003 में घटी थी। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रात हो रही थी, बाहर बारिश भी थी। मुझे ऑफिस से घर जाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। मैं वैसे लोकल मेट्रो लेती थी। उस वक्त भी वही टाइम हो रहा था। मैं आम तौर पे 7 या 8 बजे तक अपने घर चली जाती थी, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। बारिश की वजह से कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। मेरा घर शहर से थोड़ा सा आउटर में बना हुआ था। मैं डेली अप डाउन करती थी। उस वक्त मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑफिस में कॉल करके ये भी बोला था कि वो मुझे लेने आ जाएंगे, लेकिन अचानक से उनकी गाड़ी भी ख़राब हो गई थी, इसलिए वो मुझे लेने नहीं आ पाए। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। मैं फिर तुरंत सबवे पर पहुंची और फिर वहाँ से मैंने एक लास्ट ट्रेन ली जिसमें मैं कभी भी ट्रैवल नहीं करती हूँ। ज़्यादातर उस लास्ट ट्रेन में ड्रिंक किए हुए लोग और बहुत ही अजीब अजीब से लोग ही ट्रैवल करते हैं, जो कि उतना सेफ नहीं था, लेकिन फिर भी मजबूरी थी तो मुझे वही ट्रेन लेनी पड़ी। मेरे कपड़े पूरे भीग चुके थे क्योंकि रेनकोट और अम्ब्रेला मैं दोनों लेकर नहीं आई थी। सुबह मुझे ऑफिस आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए ये सब मैं घर पे ही भूल गई थी। इसीलिए मेरा काम थोड़ी देर से ख़त्म हुआ। मैं किसी तरह भीगते हुए स्टेशन पर पहुंची। वहाँ पर वो लास्ट मेट्रो पहले से ही खड़ी थी। मेरी किस्मत अच्छी थी। अगर मुझे थोड़ी सी और लेट हो जाती तो वो भी शायद चली जाती और फिर मुझे ऑफिस में ही रुकना पड़ता। मैं कैसे तैसे जल्दी से किसी एक कंपार्टमेंट में चढ़ गई। मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि वो कौन सी कंपार्टमेंट थी। जब मैं उस कंपार्टमेंट में चढ़ी तो मैंने देखा कि वो लेडीज़ ही कंपार्टमेंट थी, तो मैं थोड़ा सा फ्रीली महसूस करने लगी। वहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं था। जिस स्टेशन से मैं बैठी थी वो पहली बार मुझे रात में इतना खाली और सुनसान दिखा था। उस पूरे मेट्रो के एक छोटे से ट्रेन में मेरे अलावा मुझे कोई और दिख ही नहीं रहा था। तभी अचानक से मेरे स्टेशन के बाद एक स्टेशन और पड़ता है। वहाँ से एक बूढ़ी औरत और एक छोटी सी बच्ची चढ़े और दूर जाकर बैठ गए। वो बूढ़ी औरत काफ़ी ज़्यादा शांत लग रही थी। उसकी आंखें खुली थीं। उस छोटी सी बच्ची ने अपने हाथ में एक टेडी बेयर पकड़ रखा था जो कि बारिश में पूरी तरीके से भीग चुका था, और वो बूढ़ी औरत और वो छोटी बच्ची दोनों लोग भीगे हुए थे, लेकिन वो लोग बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। आमतौर पे आदमी अगर भीग जाता है तो अपने आप को सुखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसी पोजीशन में जाके मेट्रो की सीट पर बैठ गए। उनके शरीर से टपकता हुआ पानी पूरे मेट्रो में धीरे धीरे करके फैलता जा रहा था। उनके पैरों से बने हुए फुटप्रिंट्स साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उन दोनों के अलावा और मेरे अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। मुझे
मेरे स्टेशन पर पहुंचने में करीबन 1 घंटा लगने वाला था। मैं वहीं पर ही बैठी थी। मैं उनकी तरफ देखना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान बार बार उन्हीं की तरफ जा रहा था। वो लड़की जिसके हाथ में छोटा सा टेडी बियर था, वो मुझे ही देख रही थी, और वो बूढ़ी औरत नीचे जमीन की तरफ। थोड़ी देर तक तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर मैं भी उस छोटी लड़की की तरफ देखने लगी। और जब उस लड़की ने मुझे देखा तो उसने एक स्माइल पास की। मैंने भी उसे देखा। उसकी स्माइल देखने में बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लग रही थी। उसने अपने दोनों होठों को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया था, और उसके सारे के सारे दांत साफ साफ दिखाई दे रहे थे। और उसने इशारा करते हुए अपनी दादी को भी मुझे दिखाया, और वो भी मुझे देख के हंसने लगी। उन दोनों की स्माइल ऐसे थी कि जैसे वो लोग अभी मुझे खा जाएंगी। इतनी डरावनी स्माइल। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने उन्हें इग्नोर करके सामने देखना चालू कर दिया, लेकिन वो दोनों लोग लगातार मेरी तरफ देखने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने उनकी तरफ स्माइल करके एक अजीब सा अट्रैक्शन कर दिया है, और उन्हें मुझसे बात करने के लिए मजबूर कर दिया है। मेरी तरफ ही देख रहे थे, उसी पोजीशन में, बड़ी आंखें, एकदम बड़े बड़े दांत। और पता नहीं क्या हो गया था उन दोनों को। उनके शरीर से पानी वैसे ही लगातार टपक रहा था। वो लोग जब मुझे देख रहे थे, तभी अचानक से जिस कंपार्टमेंट में हम लोग बैठे हुए थे, उसकी लाइटें जलने बुझने लगी। जैसे लग रहा था कि पावर का कोई कनेक्शन दिक्कत कर रहा हो, बार बार चल बुझ रही थी। थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन ध्यान नहीं दिया था मैंने। वो दोनों फिर अपनी जगह से एक साथ खड़े हो गए और मुझे ही देखने लगे। धीरे धीरे ट्रेन एक टनल की तरफ जा रही थी। मुझे पता था वो टनल कितनी देर तक रहती है, क्योंकि मैं डेली उसी ट्रेन से और उसी रूट से जाती हूँ। वो टनल करीबन 5 मिनट की थी, लेकिन जब वो ट्रेन उस टनल के अंदर घुसती है तो एकदम अंधेरा हो जाता है। ट्रेन के अंदर की लाइटों से ही जितना उजाला होता है, उससे ही सब कुछ दिखाई देता है। जैसे ही वो ट्रेन टनल के अंदर घुसी, लाइट्स में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आने लगी। जैसे कि टनल के अंदर घुसने से पहले थी, लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। वो दोनों खड़ी हो गई और धीरे धीरे मेरी तरफ ही आ रही थी, एक एक कदम बढ़ाते हुए। अब मुझे सच में बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगा था। उन दोनों ने अपने हाथ को जोर से पकड़ा हुआ था, और उस लड़की ने उस टेडी बेयर को बहुत ही अजीब तरीके से पकड़ रखा था। उसके कान से वो आधा टेडी बेयर जमीन पे घिसते हुए आ रहा था, और थोड़ा बहुत गंदा भी हो रहा था। बहुत ही अजीब सा बर्ताव था उन लोगों का। मेन लाइट्स में दिक्कत हो रही थी, इसलिए ट्रेन की इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो गई, जो कि नीले और लाल रंग की थी। उस लाइट में वो लोग बहुत ही ज़्यादा अजीब दिख रहे थे। चलते हुए आए और मेरे सामने की सीट पर जाके बैठ गए, और मुझे ही देख रहे थे, एक टुक बिना अपनी पलकें झपकाए, हंसते हुए। मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उठ गई, और उठने के बाद दूसरी जगह जाके बैठ गई। जैसे ही मैं पीछे की तरफ घूमी, मैं देख के हैरान हो गई, वो लोग वहां से जा चुकी थी और मेरे बगल की सीट पर बैठी हुई थी। इतनी जल्दी वहां से वो लोग यहाँ पर कैसे आ गए, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि मैं एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए आई थी, और वो पानी पूरी ट्रेन में बिखरा हुआ था, जो उनके शरीर से एक एक बूंद बन के टपक रहा था। उस छोटी लड़की ने फिर मेरे हाथ को काफी ज्यादा जोर से पकड़ लिया, इतनी जोर से कि मैं उसे छुड़ा भी नहीं पा रही थी। वो काफी दुबली पतली लड़की थी। मेरे शरीर में उससे ज्यादा ताकत थी, ये तो मुझे साफ साफ पता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसे अपने हाथ को छुड़ा नहीं पा रही थी। फिर वो औरत अपनी आंखें और बड़ी करके जोर जोर से हंसने लगी। उसकी वो हंसी मुझे बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। उसके हंसने के दौरान उसकी आवाज में कुछ अंतर आया। ऐसा लग रहा था कि दो लोग मिलकर एक साथ हंस रहे हैं। फिर वो लड़की भी हंसने लगी, और ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब थी। मेरा हाथ पैर बुरी तरीके से कांपने लगा। अपने हाथ को मैं उस लड़की के हाथ से छुड़ा भी नहीं पा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी हंसने की आवाज पूरी ट्रेन में गूंज रही थी। वो पूरी लाइटें लाल रंग की थी, और फिर मैं बेहोश हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या। मैं उसके बाद जब उठी तो कुछ गार्ड्स मुझे उठा रहे थे। काफी ज्यादा देर हो गई थी। उस वक्त रात के 1 बज रहे थे। मैं उसी ट्रेन पे उसी जगह पड़ी हुई थी। ट्रेन अपने फाइनल स्टेशन पर आ चुकी थी। जहां पे मैं उतरना था, उससे 4 स्टेशन और आगे। मुझे उस गार्ड ने उठाया। उसने इमरजेंसी के लिए मेडिकल वालों को भी फोन कर दिया था। वो लोग भी आने ही वाले थे। उससे पहले ही मुझे होश आ गया था। गार्ड ने जब मुझे देखा तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरे जिस हाथ को उस लड़की ने पकड़ा था, उसके हाथों के निशान अभी भी मेरे हाथ पर बने हुए थे।
वो लाल हो गया था। उस गार्ड ने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हो गया, मैं ठीक हूँ या नहीं। उसने बताया कि ये ट्रेन अपने आखिरी प्लेटफॉर्म पर है। मुझे बहुत चिंता होने लगी। मेरे हस्बैंड को पता नहीं था कि मैं यहाँ पर हूँ। वो ज़रूर मुझे ढूंढने के लिए निकले होंगे। उन्हें कुछ भी नहीं पता। मैंने तुरंत गार्ड से मदद मांगी और मैंने सोचा कि मैं अपने हस्बैंड को कॉल कर दूँ। उसने अपने कैबिन से मेरी हेल्प की। मैंने अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म किया और वो मुझे यहीं पर लेने आ रहे थे। उन्होंने मुझसे बाहर निकलने के लिए मना किया। मैं उस गार्ड के पास ही बैठी हुई थी। उसने मुझे कॉफ़ी ऑफ़र की। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मैंने जब ट्रेन के उस हिस्से को देखा जहाँ पर पानी पड़ा हुआ था, वो पूरा सूखा हुआ था। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। गार्ड ने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हो गया। मैंने गार्ड को सब कुछ एकदम साफ साफ बताया। गार्ड एकदम शांत हो गया। उसने मुझसे बताया कि तुम कोई पहली औरत नहीं हो जो यहाँ पर इस हालत में पाई गई है। तुमसे पहले एक आदमी और उससे पहले 2 छोटी बच्चियां भी ऐसे ही मिली थी, वो भी बेहोश। जब मैंने उनसे उसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया वजह वही जो तुम बता रही हो, वो बूढ़ी औरत और छोटी बच्ची। कई बार तो वो लोग अजीब से भेस में दिखते हैं। वो सच है या वहम किसी को नहीं पता। अजीब सी हरकतें करते हैं। कई बार तो वो बूढ़ी औरत का सर अपने आप कट जाता है, उल्टे पैर, वो छोटी बच्ची के मुंह से खून निकलता है और ऐसी अजीब अजीब घटनाएं। इसके बारे में मैनेजमेंट को भी बताया गया, लेकिन ऐसी कोई भी फुटेज वहाँ पर नहीं मिलती है। सब कुछ एकदम अजीब। उस स्टेशन के पास जहाँ पर उन्हें अक्सर देखा जाता है, वहाँ पर भी देखा गया, लेकिन सब कुछ एकदम नॉर्मल था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें पता हो कि हम कब चेक कर रहे हैं। अभी तक तो लोगों को बस ये एक इत्तेफाक ही लग रहा है। क्या सच है क्या झूठ किसी को नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि बहुत साल पहले एक बूढ़ी औरत और एक छोटी सी बच्ची, उनका एक्सीडेंट उसी ट्रेन के पास हो गया था। उस बूढ़ी औरत की मौत तो वहीं पर ही हो गई थी और बच्ची का तो पता ही नहीं चला था। हो सकता है कि वो उनकी आत्मा हो, पर क्या सच है इसके बारे में कोई नहीं जानता। जब उस गार्ड ने मुझे ये बात बताई तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। उस घटना के बाद से मैं कभी भी रात के वक्त वहाँ से ट्रैवल नहीं करती थी। अगर लेट भी हो जाता था तो मैं अक्सर अपने हस्बैंड को बुला लिया करती थी। उसके बाद हमने वो शहर ही बदल दिया और फिर मेरी कहीं और जॉब लग गई थी। ये घटना एकदम सच थी और बहुत ही ज़्यादा अजीब। उस एक्सपीरियंस को मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ और जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो घबरा जाती हूँ। तो दोस्तों, ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरे एक व्यूअर ज्योति जी ने भेजी है। और अब आगे की घटना मैं आपको ज्योति जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। ज्योति जी के द्वारा बताई गई इस घटना के बारे में मैं पहले ये बता दूं कि ये खुद उन्हीं के साथ घटी थी और उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, इसलिए मैं उनका नाम ज्योति बता रहा हूँ। ज्योति जी के साथ ये घटना बिहार में ही घटी थी। तो अब आगे की घटना मैं आपको ज्योति जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम ज्योति है। घटना 2012 की है। मैं अपनी मौसी के यहाँ गई हुई थी। वो बिहार में गया की ही रहने वाली हैं। उसी के पास एक छोटा सा स्टेशन था जहाँ से छोटी लाइन की ट्रेनें जाती थीं। काफ़ी पुरानी घटना है ये। अब तो वहाँ पर एक नया स्टेशन बन गया है। मैं वहीं से ही अपने घर के लिए जा रही थी। अंदर का स्टेशन का एरिया काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा था। ट्रेन आने के लिए वहाँ पर सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। दरअसल ट्रेन वहीं से ही बन के चालू होती थी और फिर वहीं से ही चलती थी। वो ट्रेन उस वक्त शंटिंग यार्ड में खड़ी थी, जहाँ पर सारी ट्रेनें खड़ी रहती हैं। मेरी मौसी का लड़का यानी कि मेरा भाई मुझे पहले ही स्टेशन पर छोड़ के चला गया था, क्योंकि उसको अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना था। मेरे लिए बहुत ही आम बात थी। मैं पहले भी बहुत बार वहाँ से अकेले जा चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं उस स्टेशन पर 1 घंटा पहले ही आ गई थी। मौसी की तबीयत उस वक्त ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कभी कभार उनसे मिलने आया करती थी। 1 घंटा पहले पहुंचने की वजह से मेरा समय कट नहीं रहा था, तो मैंने अपनी एक सहेली को फ़ोन मिला दिया जिसका नाम नीलम था। नीलम ने फ़ोन उठाया और मैं उससे बात करने लगी। उस वक्त स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुझे नीलम की आवाज़ ढंग से सुनाई भी नहीं दे रही थी, तो मैं शंटिंग यार्ड की तरफ उससे बात करते करते जा रही थी। मैं वहीं स्टेशन पर ही पैदल टहल रही थी। मेरे पास एक छोटा सा बैग था जिसको मैंने अपनी पीठ पर टांग रखा था और एक पानी की बोतल। वहीं पर ही मैं टहल रही थी। उससे बात करते करते
मुझे ध्यान ही नहीं रहा और मैं स्टेशन के एकदम कोने में चली गई। भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। कोने में जाने की ये भी एक वजह थी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, कभी चाय बेचने वाला तो कभी कुछ बेचने वाला, और वहाँ पर आए हुए कुछ यात्री जिनके बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के आवाज़ कर रहे थे। उस स्टेशन के आखिर में एकदम शंटिंग यार्ड बना हुआ था जहाँ पर सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। मैं उधर ही धीरे धीरे जाती रही। हवा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी। वहाँ पर एक बेंच था, मैं उसी बेंच पर जाके बैठ गई। मेरी एक तरफ ढेर सारी पुरानी गाड़ियाँ खड़ी थी, कुछ खराब, कुछ चलने के लिए तैयार। उनमें से एक शंटिंग यार्ड की तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इतना अंधेरा कि वहाँ पर लाइट भी नहीं थी। रेल की पटरियों पे घास उगी हुई थी, कंकड़ों पे काई जमी हुई थी। बारिश में लगातार भीगने की वजह से ट्रेन के हिस्से के लोहे सड़ चुके थे और मैं उन्हीं को ही देख रही थी और अपने दोस्त से बातें कर रही थी। मैंने ध्यान ही नहीं दिया था जिस बेंच पर मैं बैठी हुई थी उसके ऊपर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था जिसके चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर सा चबूतरा बना हुआ था। मैं वहीं पर ही टहल रही थी। अपनी दोस्त से बात करते करते मैंने ध्यान ही नहीं दिया और मैं जाके चबूतरे पर बैठ गई और कुछ देर तक वहीं पर ही बैठी रही। मेरे साथ वहाँ पर इतना अजीब सा हादसा हुआ जो मैं आज तक नहीं भूल सकती हूँ। स्टेशन के पूरे हिस्से में लगभग थोड़ी बहुत ठंड थी, लेकिन जब मैं उस पेड़ के पास गई तो मुझे थोड़ी बहुत गर्मी लगने लगी, अजीब सी उबन। लेकिन बात करते हुए मैंने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। अपनी सहेली से बात करते हुए मेरे माथे पे हल्का फुल्का पसीना भी आने लगा। फिर मैंने सोचा कि आखिर ये सब यहाँ पर मेरे साथ क्यों हो रहा है। कुछ देर में वहाँ पर अजीब सी बदबू भी आने लगी और उस बड़े से बरगद के पेड़ के बगल में जो लाइट लगी हुई थी वो भी धीरे धीरे जल बुझ रही थी। लाइट आधी टूटी हुई थी लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत काम कर रही थी। उसका खंबे में जंग लगा हुआ था और बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। उस पेड़ को जब मैंने ढंग से देखा तो ऊपर से बहुत ज़्यादा घना था। मैंने फिर ध्यान दिया उस पेड़ के जस्ट पीछे अंधेरे में जहाँ पर लाइट की हल्की सी भी रोशनी नहीं पहुँच रही थी, वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है। वो पता नहीं वहाँ पर बैठ के क्या कर रही थी। चबूतरा पूरा पत्थर का बना हुआ था और चबूतरे के बीच में जहाँ पर पेड़ों की जड़ें थीं, उसी पेड़ों की जड़ों के पास वो अपनी उंगलियों से कुछ खोद रही थी। पता नहीं क्या कर रही थी। मैंने कुछ देर तक उसको देखा और बस देखती ही रह गई। वो बार बार उसी गड्ढे में धीरे धीरे खोद रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर कुछ ढूंढ रही है। मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला। थोड़ी देर बस उसे ही देखती रही। मेरी सहेली मेरे फ़ोन पे ही थी। मैं उससे बात कर रही थी लेकिन उसे देख रही थी। वो मेरे जस्ट पीछे बैठी हुई थी। मैंने जो बैग टांगा हुआ था उसको मैंने पकड़ के आगे कर लिया और फिर दोबारा अपनी बातें करने लगी। कुछ देर बाद वो छोटी लड़की मेरे पीछे आकर बैठ गई। उसके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे थे। उसने अपने सर को नीचे झुका रखा था और मैंने उसे देखा। उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदे थे। पैर में पैजामे जिन पे मिट्टी लगी हुई थी, नंगे पाँव, उंगलियां फटी हुई थी जो कि रोशनी में हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। मैंने उससे बोला कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम अपने घर पे क्यों नहीं गई? मैं ऐसी लगातार उससे 3-4 सवाल पूछे जा रही थी और उसने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वह सर झुका के वहीं पर ही बैठी हुई थी। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा जब मैंने उसके नाखून देखे तो वो बहुत ज़्यादा गंदे थे और थोड़े लंबे भी थे। उसके नाखूनों में वही पेड़ की मिट्टी एकदम फंसी हुई थी और हाथ पैर उसी मिट्टी से सने हुए थे। जब मैं उसके पास गई और उसके कंधे को छुआ, उसने तुरंत अपना सर उठाया। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी, ऐसी जैसे कि वो चमक रही हों। मैं तुरंत देख के डर गई। उसके पीछे तभी मैंने एक औरत की बड़ी सी परछाई को खड़े होकर देखा। मैं उसी परछाई को देख रही थी और उस लड़की ने पता नहीं कब मेरा हाथ पकड़ लिया और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से। उस परछाई को जब मैं देख रही थी तो वो धीरे धीरे उसी लड़की की तरफ आ रही थी। वो एक औरत की परछाई थी। उसको देखते ही मैं ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरे बैग काफ़ी ज़्यादा भारी था, इसलिए मैंने उसे वहीं पर छोड़ा और स्टेशन के बीच में चिल्ला के भागते हुए गई। मेरा फ़ोन वहीं पेड़ के पास ही गिर गया था। मुझे बात करते हुए ये भी पता नहीं चला था कि मैं स्टेशन के काफ़ी ज़्यादा कोने में चली गई थी। भागते हुए जब मैं थोड़ा भीड़ के पास गई तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी। उसी वक्त उस रेलवे स्टेशन पे कुछ पुलिस वाले भी घूम रहे थे। वो लोग तुरंत भागते हुए मेरे पास आए। मुझसे पूछा कि आखिर क्या हुआ, मैं चिल्ला क्यों रही हूँ। मैंने उन्हें वो सब चीज़ बताई जो कि मैंने देखी।
मैं कांप रही थी, डरी हुई थी। वो पुलिस वाले मुझे वहाँ पर ले जा रहे थे, लेकिन मैं डर की वजह से नहीं जा रही थी। मैंने उन्हें बताया कि आप मेरा बैग ला दो, मेरा फ़ोन वहीं पर गिर गया है। हाथ पैर इतनी बुरी तरीके से कांप रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। जो कुछ भी मैंने देखा था वो मेरा वहम नहीं था। फिर वो पुलिस वाले अपनी टॉर्च लेके वहाँ पर गए। अंधेरा तो था ही। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मेरा फ़ोन ज़मीन पर गिर के टूट चुका था, बैटरी अलग हो चुकी थी और लीड मेरे कान में ही फंसी रह गई थी। मेरा बैग वहीं पर ही पड़ा हुआ था और वहाँ पर कोई भी नहीं था। चबूतरा पूरा खाली था, अंधेरा, और वो बदबू भी वहाँ से चली गई थी जो कि पहले आ रही थी। मैं इतनी डरी हुई थी कि मेरी वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर वो पुलिस वाले मेरा सामान लेकर आए। उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आपने जो कुछ भी देखा वो सच था। मैंने उन्हें बताया कि जो कुछ भी मैंने देखा वो एक सच था, पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोग बस ये समझ आते कि मुझे कोई वहम हुआ है, लेकिन वो मेरा वहम नहीं था। वो बच्ची और वो काली औरत की परछाई वहीं पर ही थी। मेरी बात पर विश्वास नहीं किया उन्होंने। जैसे तैसे मैंने अपनी फ़ोन में बैटरी को दोबारा लगा के उसे स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने अपने फ़ोन को ऑन किया, मेरी सहेली का कॉल तुरंत आया। वो भी परेशान हो गई थी क्योंकि फ़ोन कटने से पहले उसने मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। जो कुछ भी मैंने देखा था मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने मुझे पहले बोला कि मैं शांत हूँ और पानी पीऊँ। उसके बाद मैं स्टेशन के बीच में ही बैठी हुई थी। सब मुझे ही देख रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। मैंने जो कुछ भी देखा वो सच था। फ़ोन करके इसके बारे में मैंने अपने भाई को ही बताया। मेरा भाई तुरंत अपने दोस्तों के साथ स्टेशन पर आया। उसने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। मेरी तबीयत भी लगभग ख़राब हो गई थी। भाई मुझे दोबारा लेके मौसी के पास चला गया और फिर मैं 1-2 दिन रुक के दोबारा अपने घर गई और इस बार मैंने दिन की ट्रेन पकड़ी थी। लेकिन वो हादसा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। उस हादसे के बाद मैं रात में कभी भी उस स्टेशन पर नहीं जाती हूँ। जब भी ट्रैवल करती हूँ तो दिन में ही करती हूँ या फिर बस से जाती हूँ, और ये हादसा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। तो दोस्तों ये थी 3 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।